नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, जो लाइट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट का जो पाथ है ना उसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस करके, मीन्स एक से ज़्यादा, और रिफ्लेक्शन करके। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ज़्यादा करके लाइट के पाथ को रिवर्स किया जा सकता है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पाथ ऑफ द लाइट कैन बी रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। डायग्राम से देख लो आप, मान लो ये एक रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये एक टेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। हाँ जी, देखो रे, जब लाइट की रे रेयर से डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगाएं, मिरर रिफ्लेक्ट करता है ना, बट मिरर आपको ऐसे अरेंज करना है कि जो लाइट है ना वो नॉर्मली है 90 डिग्री पे। ये मिरर है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री पे मिरर पे लाइट आती है तो वो रे ट्रेस नहीं करती पाथ, है ना। तो जैसे 90 डिग्री पे आएगी तो वापस जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके लाइट बैक जाएगी, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन दोबारा होगी। अब लाइट ऐसे जानी चाहिए, इस तरफ ऐसे जानी चाहिए बैक, पर जैसे टेंसर से रेयर जाएगी नॉर्मल से अवे, तो इस तरफ मुड़ जाएगी लाइट। तो समझ गए, ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ। As per this principle, the image and as per this principle, as the image and object positions, the image and object positions can be interchanged. Object positions can be interchanged। क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, मान लो, पर अगर हम, क्योंकि ऊपर से लाइट नीचे की तरफ आ गई ना, पर नीचे से ऊपर भी तो गई है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज ऊपर है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ना वो इंटरचेंजेबल है। यहाँ पे द points corresponding to object and image are called conjugate points। The points corresponding to object and image are called conjugate points। conjugate points, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, देखो मान लो ये लाइट O से आ रही है, O A, यहाँ पे B, पॉइंट O और पॉइंट B, ये कॉन्जुगेट पॉइंट। अच्छा, इसके बाद और देखो स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज करते हैं। When a ray enter from मीडियम 1 to 2, जब 1 से 2 में रह गई है तो आप कैसे लिखोगे? ये नॉर्मल के साथ एंगल I, ये एंगल R, कैसे लिखेंगे? साइन I, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, जब आप 1 से 2 में जा रहे हो, अभी 1 से 2 में जा रहे हो, एंड 1 से n2 में जा रहे हैं, n2 बाई n1, और इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे लिखते हैं हम? आप 1 से 2 में जा रहे हो ऐसे, इक्वेशन नंबर 1, है ना। पर जब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बैक मीडियम 2 से मीडियम 1 में तो जाएगी ना, जब पाथ रिवर्स होगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ray enter from medium 2 to 1,
अब 2 से बच जाएगी, स्नेल्स लॉ लगाओ फिर। अब साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, अच्छा 1 मिनट देखो आप, नॉर्मल के साथ ये एंगल आई हमने मान लिया, नॉर्मल के साथ ही ये एंगल आर मान लिया। जब ऊपर से नीचे रे आई ये लगा दिया, बट जब नीचे से ऊपर जा रही है 2 से 1 में, तो आप कैसे लिखोगे? नॉर्मल के साथ ये कौन सा एंगल है? एंगल आई, तो आई की जगह आर आएगा, और ये नॉर्मल के साथ एंगल उल्टा हो गया ना, इस बार उल्टा है, एंगल आई इसको लेंगे, एंगल आर इसको, क्योंकि नीचे से लाइट जा रही है, इंसिडेंट ये, रिफ्रैक्शन ये, इज इक्वल टू, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? 2 से 1 में, नीचे से ऊपर की तरफ 2 से 1 में, और इसको कैसे लिखेंगे? 2 से 1 में, इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, क्लियर है? अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। तो ये आपके पास है साइन आई बाय साइन आर इंटू, इस तरफ है साइन आर बाय साइन आई, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो ये सब कैंसल, यहाँ पे 1 बचा, हाँ जी, तो ये ऐसे इसको इस तरफ ले, ये रिलेशन आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है, जब आप 1 से 2 जा रहे हो और 2 से 1 जा रहे हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैम्प। एक ग्लास लैम्प कंसीडर किए हमने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन जी, सिंपल करके लिख लिया, जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर, यहाँ पे एयर है, ग्लास है, एयर, सिंपल, ठीक है। और एक रे ए को ऐसे इंसिडेंट करेगी, अब ये ऐसे जानी चाहिए, पर जैसे रेयर से डेंसर जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और फिर डेंसर से रेयर नॉर्मल से अवे मुड़ गई, पर जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो ये पैरेलल होती हैं दोनों। हम इसको प्रूव भी करेंगे कि पैरेलल हैं दोनों। देखो, मान लो नॉर्मल के साथ एंगल आई पे ये रे इंसिडेंट थी, और नॉर्मल के साथ एंगल आर पे रिफ्रैक्ट कर दी। आप खुद सोचो, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो ये भी लाइन, मतलब ये आपस में क्या हुए? पैरेलल, और फिर ये एंगल कौन सा बन रहा है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या रहता है? जेट वाला ऑल्टरनेट होता है ना, देखो ये जेट बन रहा है, तो ये सेम होंगे आर और आर, और जो एमरजेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ई बनाएगी, एंगल ऑफ एमरजेंस ई, ये एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है कि आई और ई इक्वल है। तो ये देखो, इसके लिए सबसे पहले इस इंटरफेस पे, एट इंटरफेस पी क्यू पे स्नेल्स लॉ लगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, हम जा रहे हैं एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ। इसके बाद एक तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई पॉइंट ओ पे, दूसरी बार रिफ्रैक्शन पॉइंट बी पे हुई, है ना। तो इस इंटरफेस पे भी स्नेल्स लॉ लगेगा, एट इंटरफेस आर एस अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। इसमें स्नेल्स लॉ लगाओ, देखो साइन आई बाय साइन आर, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है यहाँ पे? ये रे रिफ्रैक्टेड रे है, ये देखो जो बीच में है रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एमरजेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ई, साइन आर बाय साइन ई काउंट होगा, इज इक्वल टू, आप जा रहे हो ग्लास से एयर, तो ऐसे लिखा जाएगा ग्लास से एयर, नीचे से ऊपर की तरफ, इक्वेशन नंबर 2।
गया। इसको 2 अभी रहने दो एक मिनट, पहले आप इतना लिखो। देखो ये हमारे पास है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसका रेसिप्रोकल कर लो, साइन E बाय साइन R इज इक्वल टू, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, एयर का नीचे। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब देखो ये सेम है, Ng बाय Na Ng बाय Np सेम है ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों सेम है, ये भी सेम होंगे। साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R, और ये साइन R से साइन R कैंसिल। ठीक है जी, अगर साइन R से साइन R कैंसिल तो आपके पास बचा साइन I इज इक्वल टू साइन E, मीन्स एंगल I और एंगल E क्या आ गए, इक्वल। डायग्राम से देखो, अगर ये I और ये E इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला एंगल ये इक्वल है, मीन्स रे पैरेलल एमर्ज करेगी। मीन्स ये जो रे निकली है ना वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल है, which implies emergent ray is parallel to the direction of incident ray। ये पैरेलल है। जी समझ गए। बट देखो इसमें जो रे इंसिडेंट हुई ना वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट निकल ऐसे रही है पैरेलल, डिस्प्लेस होगी ना थोड़ी। तो जो इसमें और इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऐसे, मान लो ये मान लो D है, इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। ये शिफ्ट कर गई रे, ऐसे निकलनी चाहिए थी, निकल ऐसे रही है। जितना वो शिफ्ट कर गई है ना, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में और इमर्जेंट रे में, ये जो D है ना इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। ये आप पता भी कर सकते हैं लेटरल शिफ्ट, पहले आप इतना नोट करो। देखो ये इमर्जेंट रे और ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेटरल शिफ्ट। मैंने ये लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये पता करेंगे। सबसे पहले तो देखो एक ये लाइन ऐसे, एक ये लाइन, इसके अगर ये एंगल आई है तो इसके अपोजिट ये पूरा एंगल क्या हुआ, आई अपोजिट एंगल। यार ऐसे अगर दो लाइंस हों तो ये वाले एंगल सेम ही होंगे ना, पर इसमें से ये टोटल आई है, पर इसमें से अगर हाफ आर है तो ये कितना होगा, ये हाफ आई माइनस ये होगा आई माइनस आर, ऐसे हाफ ऐसे होगा ना। अब देखो इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ओ बी, इसका कोई भी नेमिंग कर लो, एल लिख लो आप, ठीक है। ऐसे इन ट्राइंगल ओ बी एल, इसमें आप साइन आई माइनस आर पता करें। साइन आई माइनस आर, ये साइन थीटा कितना होगा, सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है डी, ये बी एल है ना, देखो बी एल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ओ से बी। और साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी से एल क्या है, डी लेटरल शिफ्ट। जो डी है ना वो लेटरल शिफ्ट है, यही हमने पता करना, लेटरल शिफ्ट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी आपके पास कितना आ गया, ओ बी साइन आई माइनस आर। इक्वेशन नंबर कितनी है, 4। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। बट डी में ना हमें अभी भी ओ बी नहीं पता, ओ बी। तो हम क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसको बिल्कुल नीचे तक ले आते हैं। मान लो ये एंड पॉइंट में मिल रहा है, ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर नीचे तक ले आए ऐसे। अब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें पता है इस तरफ का आर,
ये भी हमें पता है, देखो थिकनेस कितनी है, ये क्या है, कितना है, O से N थिकनेस ही तो है, O से N थिकनेस नहीं है D, तो यहाँ पे लगेगा cos। तो इस ट्राइंगल में cos लगाओ ऐसे, देखो आप इन ट्राइंगल ONP cos R आपके पास कितना है, देखो cos के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, cos के साथ वाली ये बेस ON बाय OB, हमें क्या चाहिए OB, तो बस ये बता दो O से N कितना है, O से N थिकनेस T, तो OB निकल जाएगा, OB कितना आ गया T बाय cos R, OB की वैल्यू आ गई 1, 4 में पुट कर दो, पुटिंग इन 4, तो आपके पास D कितना आ गया, T बाय cos R, OB की जगह इंटू sin I माइनस R, तो ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट आ गई, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ्स। अगर एक कॉइन आपने किसी बकेट पे बॉटम में रख दिया, जो फुल ऑफ वाटर है, तो ये हमें ऊपर नजर आता है रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसा क्यों है, वो रे डायग्राम से बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से जब लाइट स्कैटर करके जाएगी, अगर सीधा जाए तो बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, डेविएशन के बिना निकल जाएगी। बट जब किसी एंगल पे जाए तो डेंसर से रेयर जब रे जाती है तो नॉर्मल से अवे, तो ऐसे जानी चाहिए, नॉर्मल से अवे मुड़ गई। मान लो ये नॉर्मल के साथ एंगल आई, ये नॉर्मल के साथ एंगल आर, अगर कोई यहाँ से देखेगा इसको लगेगा रे यहाँ से आ रही, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज ये नजर आएगी, तो ये अभी अपीयर हो रहा है हमें यहाँ पे। तो डेप्थ ये कौन सी है, अपरेंट, ये एक्चुअल में नीचे है, तो ये कौन सी है, रियल डेप्थ। तो इनमें रिलेशन भी हम करेंगे क्या होता है। अच्छा एक और बात, जो ये है ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अपीयर यहाँ पे हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में लेटरल शिफ्ट होती है रेज की, है ना, वो लेटरल शिफ्टिंग है, ये नॉर्मल शिफ्टिंग। तो आप देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, देखो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, डेंसर का n2, तो हम जा रहे हैं 2 से 1 में, तो ऐसे लिखा जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, इक्वेशन नंबर 1, हम 2 से 1 में जा रहे हैं। ओके, अब साइन आई और साइन आर देखो, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल गई है नहीं, तो ये जेड वाले एंगल अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई। ऑल्टरनेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दो, लिख लो चलो, एंगल ये मान लो ओ, इसको लिख दिया ए, ये भी यहाँ पे इसको सी लिख दो, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी, इसको एन लिख लो, ओ सी एन, ये ऑल्टरनेट है और दोनों पाई के इक्वल ऑल्टरनेट। और एक और बात समझो, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये रे इनको कट कर रही है, अगर ये आर है ये भी आर है, कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आपको याद हो 8th 9th, ये पैरेलल है, ये रे कैसे कट कर रही है एक लाइन, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए आई सी इज इक्वल टू एंगल, इसको एन डैश लिख लो, एन डैश सी, और इसको डी लिख लो, ये आर है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब देखो हमें साइन आई और साइन आर पता करना है, 2 मिनट देख लो उसके बाद लिख लेना। देखो आप इस ट्राइंगल में सबसे पहले ए ओ सी में, इन ट्राइंगल ए ओ सी,
साइन आई बता दो कितना आएगा इस ट्राइंगल में ए ओ सी में। साइन आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए सी बाय ओ सी, और ऊपर वाले ट्राइंगल में ए आई सी में साइन आर कितना आएगा। इन ट्राइंगल ए आई सी साइन आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए सी बाय आई सी, ये वैल्यूज 1 में पुट करो, देखो क्या आ रहा है। साइन आई की वैल्यू ए सी बाय ओ सी, साइन आर ये है पर नीचे है, ऊपर जाएगा तो फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू n1 बाय n2। ये ac से ac कैंसिल, आपके पास बच गया ic बाय oc इज इक्वल टू n1 बाय n2, इक्वेशन नंबर। समझो मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया ना कि जब आप ऊपर से देखते हो, मीन्स ये डायग्राम में थोड़ा मैंने साइड में बनाया बट इतना ज़्यादा नहीं, आप हल्का सा ऊपर से देखोगे तभी हमें पता लग जाएगा कि ये रेज्ड नज़र आ रहा है। तो ना ये जो है ना, जो I और C है, ये IC अप्रोक्सीमेटली AI के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम ऐसे देखेंगे ना तो ये और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, और जो OC है ये OC अप्रोक्सीमेट OA के इक्वल है, क्योंकि ज़्यादा एंगल होता नहीं ऊपर से, मतलब हल्का सा टेढ़ा देखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तो बहुत छोटा एंगल है। मीन्स इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अप्रोक्सीमेट मैंने सेम लिख दिया, तो अब देखो आई सी की जगह क्या लिख दिया, ए आई, ओ सी की जगह ओ ए लिख दिया, इज इक्वल टू n1 बाय n2। बताओगे ए से आई क्या है, ए से आई अपर एंड डेप्थ, अपर एंड डेप्थ डिवाइडेड बाय ओ से ए रियल डेप्थ, so upper end by real depth is always equal to n1 by n2। ये रिलेशन आ गया रियल और अपर एंड डेप्थ। हाँ जी बच्चों, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं पहले आपको डायग्राम समझा दूं फिर ये पूरा बता दूं, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास दो मीडियम है, ये इंटरफेस है, ये डेंसर मीडियम है हमारे पास नीचे की, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम का आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हम लेंगे और डेंसर का n2 लेते हैं। देखो अगर मान लो ये डेंसर मीडियम में यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है O, अगर लाइट ऐसे सीधा निकल जाए, ये ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट सीधा ऊपर की तरफ नॉर्मली निकल जाए तो बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी बाहर, सीधा बिल्कुल, है ना। बट अगर किसी एंगल पे जाए ऐसे, रे ऐसे गई, यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल, और रे ऐसे जानी चाहिए ऐसे, पर जैसे डेंसर से रेयर जाएगी नॉर्मल से, अभी तो मान लो पहले ऐसे, बट देखो ये वाला एंगल है, एंगल आई, अभी ये एंगल आई है, नॉर्मल के साथ ये एंगल आ रहा है, ऐसा ही है। पर अगर मैं एंगल आई और बढ़ा दूं, मीन्स अगर थोड़ा दूर से यहाँ पे जाके हम चेक करें तो यहाँ पे तो जानी ऐसे चाहिए, थोड़ी और बेंड हो जाएगी। देखो ये एंगल आई पहले से छोटा था, एंगल आई अब पहले से ज़्यादा है, एंगल आई बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो एंगल आई ये ज़्यादा है, हमने बढ़ा दिया, मतलब रे इस तरफ गई है। पर आप अगर देखो पहले के मुकाबले बेंड ज़्यादा हो गई ना, तो ना एक ऐसा पॉइंट आता है, मतलब एक ऐसा एंगल आई आएगा जहाँ पे अगर आप और ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे तो ना वो इंटरफेस के साथ ही बेंड हो जाएगी। जो रे है ना, देखो मैं अगर ये एंगल बढ़ाता जाऊँ, मतलब थोड़ा इस तरफ करता जाऊँ रे को, जो ऐसे जाएगी ऐसे बेंड होगी, थोड़ा दूर से जाएगी थोड़ा नीचे बेंड, और दूर से जाएगी तो इंटरफेस के साथ ही मुड़ जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल है, देखो हमारे पास ऐसे है ना, तो ये एंगल आई है, इस टाइम एंगल आई को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मैंने यहाँ पे यूज किया है ना क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ना ये वो इंटरफेस के साथ ही मुड़ गई, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ।
क्योंकि ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल के बिल्कुल 90 डिग्री में इंटरफेस के साथ मुड़ी है। अब क्रिटिकल एंगल के बाद सारे एंगल बड़े हैं ना क्रिटिकल एंगल के बाद, अगर अब आप ऐसे करोगे टेंसर से रेरर में जाने की कोशिश, तो जो रे है ना वो वापस उसी मीडियम में ही मुड़ जाएगी। तो रे जो है वो ऐसे अंदर मुड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होगा वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शन होती है, जितने एंगल पे है उतने में रिफ्लेक्ट, ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह को क्या बोलोगे, ये है टोटली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। और ये एंगल जो है ना, ये नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल है, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से बड़ा होगा। क्रिटिकल पे तो इंटरफेस के साथ मुड़ रही है, अब ये क्रिटिकल से बड़ा होगा तो अंदर की तरफ ही मुड़ जाएगी। आपको समझ आया TIR क्या है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूरा बता दिया मैंने। अब देखो एक एक लाइन इसकी, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है व्हेन अ रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। याद रखना इसमें डेंसर से रेरर में जा रहे हैं तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मीडियम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और जो डेंसर से रेरर जा रही है इज सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम, उसको सेम उसी मीडियम में वापस भेज दिया इंटरफेस ने, प्रोवाइडेड दैट इट स्ट्राइक द इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेरर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल। पर ऐसा कब होगा, वापस कब आएगी, जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो। आगे समझो, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अब सबसे मेन जो है वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of incidence corresponding to which लिख दो आप, the angle of incidence corresponding to which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle। तो आपको समझ आया क्रिटिकल एंगल क्या है? एक ऐसा एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल है, या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री होगी। तो क्रिटिकल एंगल भी आपको पता चल गया। इसके बाद आएंगी कंडीशंस कि किन किन कंडीशंस पे TIR होता है। नेक्स्ट इसी में है TIR में इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ TIR दो कंडीशन है। पहला, जो रे ऑफ लाइट है ना वो डेंसर से रेरर में ही जानी चाहिए। रेरर से डेंसर कभी TIR हो ही नहीं सकता, डेंसर से रेरर होता है। और दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। the light should travel from denser to rarer medium। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, the angle of incidence must be greater than the angle than the critical angle। That जो एंगल आई है वो क्रिटिकल से बड़ा हो। दो कंडीशन हो गई। हाँ जी, कंडीशन तो आपको पता चल गई ना, डेंसर से रेरर जानी चाहिए, एंगल आई सी से बड़ा होना चाहिए, सिंपल। इसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल।
यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप लगाओ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, जैसे ये आई ये आर, हम जा रहे हैं 2 से 1 में, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम 2 से 1 में जा रहे हैं, हो गया। इसके बाद अगर एंगल आई सी के इक्वल हो जाए तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू सी, देन आर कितना आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ये लिखा है ना। जब आई और सी इक्वल हो गए तो आर तो 90 डिग्री है ना, इसके बाद ही टी आई आर होते हैं। तो ये वाली कंडीशन लगाओ, आई की जगह सी, साइन आर की जगह 90 n1 बाय n2, साइन 90 में तो आपके पास आ गया साइन सी इज इक्वल टू n1 बाय n2। अभी आपको ना थोड़ा मैं और बताता हूँ, देखो आपको पता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको कैसे लिखते हैं सिंपली। ये ना अभी हमारे पास है रेयर बाय डेंसर, ये रेयर का है डेंसर का ऐसे है ना, पर अगर मैं इसको 1 बाय करके लिख देता तो ऐसे लिखना पड़ता है ना n2 बाय n1। आपको एक बात बताता हूँ, याद रखना, जो डेंसर बाय रेयर है ना, इसको सिंपली n से लिख दो, सिंपली n से, ओके। ऊपर डेंसर नीचे रेयर, तो ये साइन सी को आप कैसे लिख सकते हो, है तो ये n क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये n2 बाय n1, बट ज्यादातर डेंसर बाय रेयर को n लिखा जाएगा, कहीं पे भी n मिले उसका मतलब है डेंसर बाय रेयर। तो ये रिलेशन है, या तो ऐसे लिख लो या फिर n ऊपर जाएगा 1 बाय साइन सी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ही ज्यादा यूज करता है। बात देखिए, समझ गए ना, मतलब हमें एंगल, ज्यादातर एंगल निकालना होता है तो साइन सी हम पहले रखते हैं। ये आंसर आ गया, देखो रिलेशन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट तो बता दो। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ DIR। इसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग और ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड। देखो जो डायमंड आपको पता है ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, पर जो डायमंड नेचुरली हमें मिलता है वो हार्डली ब्रिलियंस शो करता है, हार्डली, इतना ज़्यादा चमक उसमें होगी नहीं, बट उसकी जो कटिंग और पॉलिशिंग इस तरीके से की जाती है कि अगर लाइट एक बार एंटर कर जाए उसके अंदर तो वो मल्टीपल TIRs करती है। एक बार लाइट अंदर एंटर कर गई तो अंदर ही TIR, मैंने आपको क्या बताया, जो हीरा है उसके अंदर सारा वो डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर, तो एक बार अंदर एंटर कर गई ना रे, तो काफ़ी बार अंदर TIR होगी, जितनी बार TIR होगी उतनी बार हमें उसमें चमक दिखेगी, समझ गए ना। तो उसकी जो कटिंग और पॉलिशिंग है ना, उसके बाद उसमें ब्रिलियंस आती है, ओके। तो मैं आपको ये थोड़ा लिखवा देता हूँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना डायमंड का, ये अप्रोक्सीमेट 2.5 होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे डेंसर ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, सबसे हार्ड 2.5, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। तो बट जो नेचुरली मिलेगा उसमें ब्रिलियंस हार्डली होगी, और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री। जो क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री। नेचुरल डायमंड हार्डली शोज ब्रिलियंस, हार्डली शोज ब्रिलियंस, और इसकी कटिंग और पॉलिशिंग इस तरह से करते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है ना, जो एंगल आई है ना, वो 24 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल से ज़्यादा, ठीक है। तो आफ्टर कटिंग एंड पॉलिशिंग जो एंगल आई है वो क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा 24 डिग्री से। तो अगर एक बार रे एंटर कर गई, सो व्हेन अ लाइट फॉल ऑन डायमंड इट सफर इमीडिएट TIR। So when a ray enters a diamond, it suffers multiple TIR. इसकी वजह से
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो स्पार्कलिंग करते नजर आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन करते हैं शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। आपने कभी देखा होगा कि पानी में ना जो एयर बबल बनता है, हमेशा नहीं वैसे, पर कई बार हमें वो शाइन करता हुआ नजर आता है, पता लगता है कि एयर बबल नीचे से ऊपर जा रहा है पानी में, काफी बार होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये वाटर, ये एयर बबल है, अंदर एयर है, ये वाटर है। तो वाटर और एयर के ये इंटरफेस के लिए, फॉर वाटर एयर इंटरफेस C is equal to 48 डिग्री 45 मिनट। ये जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है ना 48 डिग्री 45 मिनट का होता है वाटर एयर इंटरफेस के लिए। सो इफ रे ऑफ लाइट इन वाटर इंसिडेंट एट एयर बबल एट I greater than C, अगर पानी के अंदर से एक रे ऐसे जा रही है, ये एक रे ऐसे जा रही है, ठीक है जी, और ये मान लो ये नॉर्मल है और ये एंगल I क्रिटिकल से बड़ा है, तो ना ये उसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। ये सारा डेंसिटी तो है, अगर रे आई और 48 डिग्री 45 मिनट से ज़्यादा हो क्रिटिकल से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, कई बार शायद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पर अगर कंडीशन ऐसी हो कि हम मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि एंगल IC से ज़्यादा हो जाए तो TIR हो, then TIR takes place और जो एयर बबल है वो शाइन करे, क्योंकि TIR पे ना लाइट जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करके चली गई। लाइट यहाँ पे एयर बबल जहाँ पे इंटरफेस है ना पानी का और एयर का, यहाँ पे TIR हुई है, तो यहाँ पे चमक, जहाँ पे TIR होगी वहाँ पे चमक जरूर होगी, समझ गई? जैसे हीरे में तो TIR होती है मल्टीपल, इसीलिए चमक रहा है। थर्ड एप्लीकेशन करते हैं TIR की, मिराज फॉर्मेशन। मिराज क्या होता है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जैसे हमें लगता है किसी ऑब्जेक्ट को आप जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादातर डेजर्ट्स में ऐसे होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना उसके साथ उसकी इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। इन्वर्टेड इमेज बनती है पानी में, जो पेड़ है पानी के साथ कोई भी वो ना हमें पानी में उल्टे दिखते हैं। तो डेजर्ट्स में ज़्यादा हॉट डे अगर है तो वहाँ पे ना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें दूर से नज़र आती है, ऐसे लगता है कि वहाँ पानी होगा, और जब पास आके देखते हो पानी होता नहीं। सो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, किसका? ऐसे लगता है पानी है, तो इसीलिए लिखा ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड जनरली डेजर्ट व्हेन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। समझ गए? ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है जी, ये एक पेड़ है, ये ग्राउंड है, तो मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है। तो डेजर्ट्स में क्या होता है, जो सॉइल है ना उसके अंदर सैंड ज़्यादा होता है ना, तो सैंड की एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को होल्ड करके रखता है ज़्यादा टाइम तक। तो ये जहाँ पे सैंड आप रख दोगे ना गर्म रहता है वो गर्म, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है होल्ड करके। तो जो हवा की लेयर ग्राउंड को टच करेगी वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, ऊपर वाली थोड़ी ठंडी होगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लेयर है ना वो ग्राउंड से दूर है, ग्राउंड ज़्यादा गर्म है, क्योंकि वहाँ पे जो सैंड जो है ना वो होल्ड करके रख रहा है हीट को, ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये ठंडी होगी। तो जब रे ना ऐसे आएगी, ऐसे एंटर करने लगी है, तो ऊपर हवा की लेयर ठंडी है नीचे के मुकाबले, तो जब जो गर्म लेयर जितनी ज़्यादा होगी ना, जितनी गर्म होगी उतना रेयर, समझ गई? और जितनी ठंडी है उतनी डेंसर। इसीलिए वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि दिन और रात की वजह से और अर्थ की रोटेशन की वजह से जो अर्थ के बाहर लेयर्स है ना
उसकी लेयर्स की डेंसिटी पे फर्क पड़ता है। टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी चेंज होती रहती है, इसीलिए वो जो तारे हैं ना वो आपको एक तो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखते, दूसरा वो ट्विंकल करते नजर आते हैं, डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा क्योंकि थोड़ी ठंडी है लेयर, यहाँ पे डेंसिटी कम, रेयर मीडियम, ये गर्म होने की वजह से है। तो अब यहाँ पे जो लाइट ऐसे आ रही है ना यहाँ से ऐसे, तो वो यहाँ पे अगर यहाँ पे TIR होती है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे वो एंगल आई क्रिटिकल से ज्यादा इसमें हो जाता है, दूर से देखने में होता है पास से भी, तो यहाँ पे ये TIR हो जाएगी और ऐसे निकल जाएगी रे। तो जिस मीडियम से टेंसर से आई टेंसर में ही मुड़ गई, ठीक है, ऐसे मुड़ गई। तो जो बंदा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कोई भी देखेगा तो इसको ऐसे लगेगा कि रे जो है ना ये वाली वो यहाँ से आ रही है ऐसे। तो जो ये पेड़ है वो नीचे बन जाता है, समझ गए। तो इसकी जो इमेज है ये तो दिख ही रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिल्कुल एक सॉलिड चीज है, बट इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन जाती है। तो जो यहाँ से देखेगा उसको लगेगा रे यहाँ से आ रही है। तो आपको पता है पेड़ की इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है, पानी में बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो पानी में इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो यहाँ पे बनती है, हमें लगता है पानी है, जब पास आके देखेंगे तो पानी नहीं है। ये रहा।